1914 में जार निकोला सेकंड रशिया में रूल कर रहा है। रशिया करंट डे रशिया ये रहा, ऐसा सा है, ठीक है। और जो उस टाइम का रशिया था उसके बगल में यहाँ पर ये 3-4-5 कंट्रीज और अटैच थी, तो एक तरह से इसको रशिया का बफर जोन बोला जाता है। रशिया को के बारे में थोड़ा सा अगर जाने कि रशिया इतना बड़ा क्यों है। रशिया इतना बड़ा है लेकिन उसके बाद तब भी ये जो एग्रीकल्चर वाली लैंड है वो केवल यही इसी लोकेशन पर पाई जाती है बस। और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी उसकी मॉस्को के अराउंड यही रहती है, यानी कि ईस्टर्न फ्रंट पूरा खाली है रशिया का, कोई रहता ही नहीं है वहां पर। केवल एक रेलवे लाइन जाती है यहाँ से लेकर के यहाँ ट्रांस साइबेरियन। ये मैं ओवरव्यू से दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे फ्यूचर में भी कि तुम ये समझो कि रशिया बहुत बड़ा है तो बहुत रिच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया नॉर्थ पोल के पास पड़ता है, तो ऊपर का ये वाला पूरा हिस्सा उसका हमेशा ही आइस 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 बर्फ से ढका रहता है, हमेशा ही ढका रहता है। तो 6 महीने जब ठंड का सीजन होता है तब तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ कोई काम होता ही नहीं है। उसके अलावा जब गर्मी भी आती है तब भी ये नॉर्थ पोल है तो आइस तो यहाँ तब भी रहती है, लेकिन तब भी वाटर थोड़ा वार्म हो जाता है, तो यहाँ पे जो सी पोर्ट वगैरह है वो काम करेंगे। अब कोई भी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाला आदमी होगा वो इतना तो समझ ही जाएगा कि जब सी पोर्ट ही काम नहीं करते ठंड में तो ट्रेडिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे जीरो ढक्कन ट्रेडिंग होती है ठंड के टाइम पे, तो वो लोग कुछ बनाए या ना बनाए डिपेंड नहीं करता, उनके पास बहुत ज्यादा पोर्ट एक्सेस नहीं है कहीं भी ट्रेड वगैरह करने के लिए। और सबसे बड़ी बात की जो वेस्ट वाला इलाका है पूरा फ्लैट है, यहाँ कुछ नहीं है, माउंटेन कुछ नहीं। अगर किसी ने कभी ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा होगा 7th 8th में वो ग्रासलैंड पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर कौन से ग्रासलैंड है कोई बता सकता है? नहीं बता, रहने दो, जानने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। तो कुल मिला कहने की बात ये है कि ये है फ्लैट, और फ्लैट लैंड है तो ऐसा भी कुछ नहीं कि हमारे सर पे तो एवरेस्ट हिमालय बैठे हुए तो हम तो चाइना से तुरंत सेफ हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चलता है तो हमें लगता है जब तक वो पर्वत लांग के आएंगे। 2-3 लोकेशन है वहां पर ही लड़ाई चलती रहती है, अरुणाचल में, सिक्किम में, क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़े थोड़े पासेस है जहाँ पे झगड़ा हो सकता है, वहीं पे झगड़ा हो जाता है। इसका पूरा सब कुछ फ्लैट है। तो रशिया की हमेशा से ही आदत रही है कि उसने अपने आसपास की कंट्री को कब्जा कर लेते थे ये लोग, क्योंकि इनको लगता था कि जितना ज्यादा जमीन हम ले लेंगे उतना ज्यादा मॉस्को सेफ रहेगा, क्योंकि रशिया को सबसे ज्यादा प्यार है मॉस्को से। ये रहा मॉस्को इधर। तो मॉस्को को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनके पास बहुत सारी लैंड हो। तो मान लो कोई इंसान यहाँ से अटैक कर रहा है, यहाँ कहीं सर पे इंग्लैंड बैठा हुआ है और सबको ही पता है कि इंग्लैंड ने तो सबको ही उस वक्त अपना रूल बनाया हुआ था, कॉलोनी। तो अगर इंग्लैंड यहाँ से अटैक कर रहा है मान लो रशिया के ऊपर, तो बीच में इतनी सारी जगह होनी चाहिए कि जब तक ये मॉस्को पहुंचे तब तक इनकी आर्मी यहाँ आ जाए। और कोई रीजन नहीं है, इनका यही सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास जमीन ज्यादा है, हमने ज्यादा जमीन इसलिए घेर रखी है क्योंकि हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अगर हम बफर जोन नहीं बनाएंगे, इनको ये प्यार भी नहीं करते हैं ये वाले कंट्रीज, ऐसा नहीं कि इनका बहुत भाईचारा है, बहुत अच्छा लगता है, ये इनको प्यार भी नहीं करते हैं, ये इन्होंने बफर जोन बना रखी है। तुम पहले आकर के इन पे अटैक करो, जब तक इन पे अटैक करोगे तब तक हम अपना सेना तैयार कर लेंगे। तो ये रशिया की फिलॉसफी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका माइंड कैसे काम करता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी यही सब चीजें देखने को मिलती हैं और बहुत परेशानी आ जाती है और रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है। चलो भाई जार के पीछे वापस चलते हैं। जार ये बोल रहा है जार का जो एम्पायर था वो करंट डे फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया इन सबको करता है। आज का मॉस्को यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया ये सब ये बगल की कंट्री है, नहीं मिलेंगे। लेकिन इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, इट विल नॉट कम। ना मैप आता है ना क्वेश्चन आता है, समझ लो केवल क्वेश्चन वही आएगा जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिटरेचर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रशिया प्लस 4-5 कंट्री पहले, 5 या 6 कंट्री पहले हुआ करती थी, तो बहुत बड़ा रशियन एम्पायर था जिसको जार निकोलस को रूल करते थे। ठीक है, पैसिफिक से लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंडिया यहाँ नीचे पड़ता है, इंडिया का इधर वाला जो हिस्सा है बे ऑफ बंगाल के उधर पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है। तो ऐसा बोला जाता है कि अटलांटिक से लेकर के पैसिफिक तक रशिया का पूरा रूल रहता था। चलो अच्छी बात है रहने दो। लेकिन अब सोसाइटी कैसी थी, अंदर के लोग कैसे थे? अंदर के लोग क्रिश्चियन है। हाँ पूछो बेटा सिमरन। मैम, इज ऑटोमन एम्पायर अ पार्ट ऑफ रशिया? ना 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 ना, ये तो धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने। ऑटोमन एम्पायर भाई ये क्रिश्चियन है, ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था। अच्छा ओके, ऑटोमन एम्पायर क्या है? ऑटोमन एम्पायर 10th में आएगा। ऑटोमन एम्पायर खलीफेट की सीट को बोलते हैं, खलीफेट जो आज मक्का मदीना जाते हैं ना सब लोग हज करने यात्रा, उसके जो आसपास का लोकेशन था पूरे लोकेशन में बड़ा सा एरिया कंट्रोल करके वहां पे खलीफेट ने 1000 AD में खलीफा की सीट बना ली। उसको खलीफेट को बहुत प्योर माना जाता है, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम वहीं जाते हैं, तो वो पूरा ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। टुडे टुडे अगर तुम कंट्री की बात पूछोगे तो ऑटोमन मतलब टर्की। ठीक है, रशिया ये टर्की नीचे है, रशिया सर पे बैठा है, लेकिन इनका झगड़ा चलता था क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है।
ऐसा भी नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और ऑर्थोडॉक्स हिंदू में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि क्रिश्चियन लोग बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं तो वो पागल, तो तुम बिल्कुल पागल हो, क्योंकि जितने भी 4 रिलीजन है, चारों रिलीजन में जो भी ऑर्थोडॉक्स हो गए, इवन ज्यूज, वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दादी नानी की अपने अलग ही कहानियां है ना कि चंद्रग्रहण में खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वैसे इनका भी चलता है। तो रशिया की जो जेंट्री है वो लिबरल नहीं है। लिबरल केवल वेस्ट यूरोप को बोला जाता है, जिसमें हम लोग घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, जर्मनी हो गया, एम्स्टरडेम हो गया, ये वेस्ट यूरोप है। वेस्ट यूरोप आज भी बहुत लिबरल है। और ईस्ट यूरोप तुम अगर आज भी चले जाओगे, रशिया है और स्लोवेकिया, स्लोवानिया, तुम यहाँ चले जाओगे, तुम्हें अभी भी यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही मिलेंगे, समझ गए। तो रशिया की जो जेंट्री उस वक्त थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे 1914 में, देवर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो तुम्हें एक चीज पता चल गई कि रशिया की सोसाइटी के बारे में, कि रशिया की जो सोसाइटी है उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि वो ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? I'm being very particular about a religion. हाँ, वेरी गुड। और पर्टिकुलर का मतलब तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऑर्थोडॉक्स का एक मतलब जरूर होता है, इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट का मतलब क्या? और वही लिबरलिज्म की डेफिनेशन है, किसी और की बात को तुम झेल नहीं सकते तो तुम लिबरल नहीं हो। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि तुम टॉलरेट नहीं कर सकते किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू, तुमको चाहिए। तो इनको लगता है क्रिश्चियनिटी बेस्ट रिलीजन है, और क्रिश्चियनिटी में जो भी चीजें होती, कोई भी रीजनेबल इंसान अगर साइंटिफिक बेसिस पे क्वेश्चन करेगा कि भाई पोप जी तुम सुबह सुबह 5 बजे क्यों उठ जाते हो, तो ये बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो चलते चले आ रहा है जमानों से, उसके जमाने से, उसको क्वेश्चन ना करो, बस फॉलो करते चलो, फॉलो करते चलो, समझ गए। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत लंबे टाइम तक फॉलो होती रही। सती प्रथा हो गई, पर्दा सिस्टम हो गया, ये भी ऑर्थोडॉक्स का एक एग्जांपल है। तो यहाँ रशियन भी जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरा, मैं लिंक करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता 10th में से कितने लोग रहेंगे, लेकिन जितने लोग रहेंगे फिर उनकी ढंग से कसाई होगी, क्योंकि वहां पर फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो बोर्ड है तो डर लग रहा है, तो समझने की कोशिश करो कि ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं। और एक बार अगर क्वेश्चन बनाना आ गया ना, तुमको हिस्ट्री पता है और क्वेश्चन बनाना आ गया, तो तुम्हें दुनिया कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तुम फटाफट पेज 2 पेज ऐसे ही लिखोगे और पूरे नंबर ऐसे ही मिलते हैं। तो रशिया की जो क्रिश्चियनिटी है, तो तुम सब सोशल पॉइंट लिखोगे तो सोशल में पहला आ जाएगा तुम्हारा, 3 पूछे थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। पहला पूछा जाएगा तो बोल दोगे भैया ये तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोग हैं, मतलब आधे बैन लोग रहते हैं। हाँ पूछो। Ma'am, Orthodox Christianity can also be referred to as conservative, right? या श्योर, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सेम ओनली क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव ये लोग ऐसे नहीं काम करते, इनका इनका ये लोग ये गुंडे भी नहीं है, इनको बोलेंगे टेररिस्ट, मतलब ये लिटरली टेररिस्ट है। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स का मतलब केवल अकेला ये नहीं होता पॉलिटिक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है कि जो चर्च वाला हिस्सा है वो पोप ने संभाल रखा है। जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण और राजा का चलता था ना आपस में लेन देन, देखा है, जनता को बेवकूफ ब्राह्मण बनाएगा और राजा उनका राइट वाइट छीन करके मस्त उनके ऊपर एंजॉय करेगा। सेम चीज यहाँ पर है। ऑर्थोडॉक्स इसलिए क्योंकि पोप की चलती है, पोप ने बिल्कुल वही माहौल बना रखा है वहां पर भी, यूरोप में जो माहौल ब्राह्मण ने इंडिया में बना रखा है। तो ऑर्थोडॉक्स क्योंकि पोप की चलती है। और ये कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि इनका जो एलीट क्लास है ये ना हमेशा भ्रम फैलाता रहता है, पोप सही कह रहा है, पोप सही कह रहा है, पोप सही कह रहा है। क्योंकि अगर पोप कह रहा है कि राजा के खिलाफ जाना गलत है, तो जनता को लगेगा कि राजा के खिलाफ जाने का मतलब है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जाना, तो वो कभी रिवोल्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मतलब पैसे से ज्यादा भगवान को डर रहे हैं, पैसे से ज्यादा जीसस क्राइस्ट को डर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है पोप और एलीट क्लास का, कि ये एक ना होते हुए भी एकदम एक है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि रूढ़िवादी सोच, ऐसी सोच जो पहले से चली आ रही है, कोई रैशनल बेसिस नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चल रहा है उसको ढर्रे में चलते रहने दो, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। और कंजर्वेटिव लोग वो है जो सिस्टम को नहीं बदलना चाहते। तो दोनों पैरेलली तो हो गए कि कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि दे डू नॉट वांट टू चेंज एनी सिस्टम, दे वांट टू हैव, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करके रखना चाहते हैं वो जो चलते चले आ रहा है, बिकॉज उनको वो ज्यादा फेवरेबल लगता है, उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन लिबरल एक अलग ही कैटेगरी है। लिबरल मतलब वो लोग जो कभी गरीब हुआ करते थे, लेकिन रिसोर्सेज का फायदा उठा करके वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बन गए, तो वो अपनी दम पे बन रहे हैं। तो लिबरल लोग जब अपनी दम पे थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते थे, तो वो क्वेश्चन करने लगते थे इन लोगों को, तो उसमें इनको ज्यादा दिक्कत होती थी कि हम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ तुम बोल रहे हो। तो इसीलिए लिबरल ही है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाया है। तुमसे कोई पूछ ले रेवोल्यूशन कौन लाया? लिबरल। और ऐसे बड़े बड़े टर्म अपने दिमाग में रट लो,
जब कुछ ना समझ में आया करो तो यही चेपा करोगे बस, ठीक है। लिबरलिज्म में आया, रशिया में रेवोल्यूशन कैसे आया भाई, लिबरल लोग लेके आए। एक लाइन तो पता है कम से कम, कुछ नहीं पता तो। और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ईयर तो पता है, इतना तो पता है, तो जीरो तो नहीं मिलेगा। और जो लिख रहे हो तुम लोग कि रेवोल्यूशन में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उससे तो ये 2 लाइन बेटर ही। तो पोप मतलब एलीट क्लास। अब रशिया के बारे में हमको एक चीज पता चल गई कि रशिया तो भाई ऑर्थोडॉक्स है। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स ऐसे नहीं है, इनका ऑर्थोडॉक्स कल्चर है। सबसे पहले यूरोप में एक कल्चर हुआ करता था, उसका नाम था ग्रीक कल्चर। इसके बारे में मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि ये हमारे यहाँ कभी ना पढ़ा जाता ना पढ़ाया जाता है। तो लेकिन तुम अगर कभी भी जाओगे तो देखोगे कि हर वर्ड का एक ग्रीक और लैटिन ओरिजिन होता है। बुक में कोई भी बुक लिखी हो ना, साइंस की, मैथ की, सब जगह लिखा होता है कि दिस वर्ड हैज टेकन फ्रॉम दिस ग्रीक फला फला लैटिन वर्ड, लिखा होता है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जो कल्चर है वो पहले था ग्रीक। तो ग्रीक कल्चर से इनकी क्रिश्चियनिटी आई हुई है, ऐसा ये बोल रहे हैं, जाने दो क्या लेना है, ठीक है। कैथोलिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल और केवल क्रिश्चियन लोग ही रहते थे। एम्पायर में क्रिश्चियन लोगों के साथ साथ और क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स थी, देयर वर सो मेनी पीपल अदर्स लाइक कैथोलिक्स। ठीक, पूछने की जरूरत नहीं ये क्या है। प्रोटेस्टेंट, कोई है जिसको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में फर्क पता है? मुस्लिम Ma'am, Catholics are like they are a part of Christianity only, but they have separate churches. और प्रोटेस्टेंट? हम इनका नहीं पता। प्रोटेस्टेंट का अगर नाम देखोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कैथोलिक मतलब वो लोग हैं जो लोग पोप वाला, ये ऑर्थोडॉक्स। प्रोटेस्टेंट का मतलब वो लोग हैं जो थोड़ा न्यू आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो जो लोग ओल्ड, जो क्रिश्चियनिटी की बाइबल है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड मतलब जो पुरानी रूढ़िवादी चलती है, कैथोलिक ओल्ड को फॉलो करते हैं और प्रोटेस्टेंट न्यू टेस्टामेंट को फॉलो करते हैं। मतलब दे आर कंपैरेटिवली रिवोल्यूशनरी, वो अपने आइडियाज को बदलना चाहते हैं, तो उनको रख दिया प्रोटेस्टेंट की कैटेगरी में। और मुस्लिम और बुद्धिस्ट तो समझ ही गए हो, बुद्धिस्ट तो चाइना और इंडिया से ही गए हैं, और मुस्लिम तो नीचे ही टर्की रहता है रशिया के, तो वहां से चल के आ गए हैं। 4-5 लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो इनकी सोसाइटी के बारे में हमको पता है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी ये 1914 की बात कर रहा है, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रशिया के बारे में, रशिया में किस तरह के लोग रहते हैं वो हमको पता चल गया है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर। तो अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक अभी सोशल में एक पार्ट पढ़ा है, इकोनॉमिक की अगर बात करें तो मेजर, यानी मेजर अराउंड 85% डूइंग व्हाट, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में भी यही हाल था, वहां पे भी वही हाल था, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का ये हाल है कि जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है तब तक करोगे क्या, जमीन ही है केवल, तो एग्रीकल्चर ही करते थे सब लोग। तो यहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, ये वाली जो, लेकिन अगर तुम केवल केवल रशिया को देखो तो पूरा वर्ल्ड तो देसी है, अफ्रीकन भी देसी है, इंडियंस भी देसी है, सब जगह लोग एग्रीकल्चर करते समझ में आता है। लेकिन यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है, वहां पर मैक्सिमम लोग इंटेलिजेंट थे, ऐसा कम से कम वो लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने सब जगह कॉलोनी बनाई है। वैसे एटमॉस्फेयर में रहने के बाद में भी रशिया में 85% लोग एग्रीकल्चर थे। इसी बात से समझ में आ जाता है कि ये लोग कितने कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि यूरोप में जहाँ पे मैक्सिमम लोग लिबरल डेमोक्रेसी और रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रेलवे और रेवोल्यूशन साइंस की बातें कर रहे हैं, वहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो 85% लोग रशिया में एग्रीकल्चर कर रहे थे, उन पर डिपेंडेंट थे, जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा है ये पॉपुलेशन। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अब लोग साइंस की तरफ मूव कर रहे हैं, अब वहां लोग इतना एग्रीकल्चर नहीं करते। ठीक है, तो अभी तो इसमें ये आगे का क्या है फिर, क्योंकि ये लोग 85% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 15% लोग इतने छोटे छोटे शॉप है उसमें काम करते हैं। ये शॉप है, इतने शॉप के नाम क्यों बताएं, क्योंकि कोई ये ना समझे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगती है, एक आधी नहीं होगी, 10-15 शॉप है, उसके बाद ये लोग एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लोग मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं अगर फ्रांस और जर्मनी को तुम देखोगे तो फ्रांस और जर्मनी में केवल 40% के अराउंड लोग जो है, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बचे हुए लोग ये बड़े बड़े कारखानों में ही काम कर रहे हैं। समझ गए, तो ये डिफरेंस है बाकी लोगों से, और यही रीजन है वर्ल्ड वॉर 1 का, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन बहुत एडवांस थे, तो ये लोग सब जगह कॉलोनीज में जाते और कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात रशियन और आसपास के लोग पसंद नहीं आए, तो फिर लड़ाई हुई। ठीक है, तो हम क्या इसके बाद क्या जानने वाले हैं, रशिया जो है, सिर्फ बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ गए हैं, तो उन लोग को ज्यादा खेती नहीं करते,
ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि सिंस बाकी लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ गए हैं तो वो लोग खेती नहीं करते, तो उनके यहाँ प्रॉब्लम होगा फूड ग्रेन का। किसको समझ आ गई ये बात? और मुझे ठीक है, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जब पूरे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये लोग इस बात में लगे हुए हैं कि हम लोग को तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो या कोई भी देश हो, पूरे वर्ल्ड में जाना है और वहां जाकर के उत्पाद मचाना है और उनके यहाँ से कॉटन ला करके कपड़े बनाने हैं, उनको गरीब कर देना है और खुद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर करके अमीर हो जाना है। समझ में आ गई? तो उनके यहाँ जैसा एक इंसान ने काम किया वैसे बाकी लोगों ने काम किया। तो जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सारे लोग यही करने लग गए कि भाई अब तो खेती वेती फालतू चीज है, इसमें तो कितना ही पैसा है, ये करो, दूसरों को कॉलोनी बनाओ, इसमें ज्यादा पैसा है। तो इस चक्कर में उनके यहाँ फूड ग्रेन की कमी हो गई। अब वो लोग किस पे डिपेंडेंट थे? वो लोग डिपेंडेंट थे अपनी कॉलोनीज पर, कि कॉलोनीज से उनके यहाँ अनाज आता था, तब फिर जाकर के यूरोप के लोग खाना खाते थे। और वही सिचुएशन रशिया के साथ में भी थी कि रशिया के लोग सिंस बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते थे, तो रशिया का एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड मानो कि ये मेजर एक्सपोर्टर था फूड ग्रेन का। ये बात कितने कितने को कॉमन सेंस लगती है कि ये एक्सपोर्टर होगा फूड ग्रेन का? ओके, बहुत फिर आगे की लाइन है, इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री बहुत कम जगह थी और जो मोस्टली इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं वो कैपिटल ही होते हैं। तो रशिया में भी पीटर्सबर्ग और मॉस्को, बस दो ही एक इंडस्ट्रियल सेंटर वहां पर हुआ करते थे। बहुत चीजें जो थी वो क्राफ्ट वर्कशॉप का पार्ट थी, जिसमें वर्कशॉप बनाई हुई है, मतलब क्राफ्टिंग वर्कशॉप करते थे। ऐसा भी नहीं कि वर्कशॉप में वो यूरेनियम और पोटेशियम और न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। क्राफ्ट मतलब अपना उनका जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उस सब में वो लोग काम करते थे। लेकिन इसमें भी जो 1890s यानी 1900 से कुछ टाइम पहले, ये तो तब तो इंडिया में भी आ गई है फैक्ट्री, तो रशिया में तो आ ही जाएंगी। तो 1890s यानी 19th सेंचुरी के थोड़ा पहले कुछ दो चार एक के दुक्के फैक्ट्री थी। तो कोई भी इसको इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं बोलेगा और ना कोई ये बोलेगा कि जो रेवोल्यूशन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स की और इंडस्ट्रीज की लड़ाई हो गई। क्योंकि सोशलिज्म का बेसिस यही होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सोशलिज्म का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड के वर्कर लोग यूनाइट हो जाओ और कैपिटलिस्ट मतलब जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उसके अगेंस्ट लड़ाई करो। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में ये नहीं हुआ है। वहां जो सोसाइटी थी वो ऑलरेडी एग्रीकल्चरिस्ट थी, वहां के लोग नॉर्मल काम करते थे। फ्यूडल सोसाइटी थी, मतलब लैंडलॉर्ड लोग के पास जमीन रहती थी, जैसे इंडिया में चलता था कि लैंडलॉर्ड के पास जमीन होती है, किसान लोग खेती करते हैं, खेती करके टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करने के बाद में लैंडलॉर्ड ज्यादा पैसा उनसे वसूलता है और फिर रिवोल्ट हो गया। सिमिलर रशियन रेवोल्यूशन में हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है। बस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी, खाने की दिक्कत हो गई थी, तो इसी वजह से जार के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे और जार को हटा दिया गया था। लेकिन ये एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जैसा रेवोल्यूशन नहीं आया है, ये रेवोल्यूशन नॉर्मल फ्यूडल कंट्री का ही रेवोल्यूशन है और ये इसको बहुत ज्यादा इंडिया से हम रिलेट कर पाएंगे। आगे देखते हैं, 1890s के पास रशिया में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। थोड़े थोड़े इक्का दुक्का लोग हैं जो फॉरेन से रशिया में इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो रशिया ऐसा नहीं कि फुल्ली क्लोज्ड है, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो